हे हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं। दिस इज अक्षय शर्मा एंड दिस इज सक्सेस अचीव इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करें हमारी जर्नी 11 क्लास की। उसको फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड हम किससे करेंगे? चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 मैं कंप्लीट करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। ये हमारा होने वाला है चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर। नाम है चैप्टर का कौन सा? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से एडवांस जाता हूं मैं हमेशा लेकर। तो बेसिक आज का लेक्चर होगा। बेसिक का मतलब है कि जो शुरुआत होती है, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसकी? आज क्रॉस प्रोडक्ट समझेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर इलिस्ट्रेशन समझेंगे और उसके बाद डोमेन एंड रेंज को आज निपटा के चलेंगे। बिल्कुल दिमाग में घुसा के जाऊंगा, आपको चिंता मत करो। बस आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से फोकस साथ देखना है। नोटबुक वोटबुक लेके बैठना भैया, पेन पेपर लेके बैठ जाओ। ये देखने से काम नहीं चल रहा, लिखना ही पड़ेगा आपको मेरे साथ, है ना। मैं भी तो लिख के पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के मेरे को एक बात समझ में आ चुकी है कि सेट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि उसका यूज इसमें आने वाला है। सेट चैप्टर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। हमारा जो है 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो आप याद करोगे सेट के अंदर हमने पढ़ा था पहले चैप्टर, सेट क्या होता है। सेट के बारे में हम समझे थे, सेट क्या होता है, लिखते कैसे उसको। उसके बाद जब सेट लिख लिया तो उसके बाद उनमें क्या लगाया था हमने? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे पास जो ऑपरेशन ऑफ सेट की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें से इसमें जो है कौन कौन से ऑपरेशन आपने लगाए थे आप याद कर लो एक बार ध्यान से। पहला तो हमारे पास यूनियन था, याद है क्या? यूनियन, यूनियन का मतलब ए यूनियन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ए या बी या दोनों में आते हो। तो हमने यूनियन लगाया था सर, लगाया था नहीं लगाया था? जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था? तो ऐसे लिखते हैं ना इसको, ए यूनियन बी, इस तरीके से। उसके बाद इंटरसेक्शन क्या था? ऐसे एलिमेंट जो दोनों में आते, तो ए इंटरसेक्शन बी था। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर, पढ़ा था। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है ए डैश, या फिर ए के ऊपर सी चिपका दो। यानी क्या होता है? ऐसे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं पर ए के अंदर नहीं होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चैप्टर उसके बाद है फोर्थ, डिफरेंस। डिफरेंस याद है क्या आपको? ए माइनस बी, क्या बोला था हम लोगों ने सर? ए माइनस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस याद है क्या आपको? इसको हम बोलते हैं ए डेल्टा बी। ठीक है क्या सर? ओके। लेकिन आप याद करो, हमने है ना बहुत सारे ऑपरेशन लगाए, लेकिन आपके दिमाग में एक ऑपरेशन तो रह गया होगा कि यार हमने दोनों सेट को मल्टीप्लाई नहीं कराया। हमने दोनों सेट को क्या नहीं कराया? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जो है अपने आप में एक ऑपरेशन रह गया था, जिसको अब हम यहाँ पर करके ही जाएंगे। ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई है इसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और इसी को आगे जाके मैं बोलूंगा क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि कहीं ना कहीं अब हम क्या करेंगे? दो सेट के बीच में एक नया ऑपरेशन बनाएंगे, यानी दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। उसी को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम साथ में क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इनको? क्रॉस प्रोडक्ट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? तो कार्टेशियन वर्ड से आपको कुछ याद है? कार्टेशियन से आपको याद आना चाहिए, 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक पढ़ी है आपने, उसमें कार्टेशियन से याद करो। कार्टेशियन प्लेन होता है, उस प्लेन के अंदर एक पॉइंट जो होता है उसको हम उसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं सर इसके अंदर? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट याद आया क्या आपको? कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं हम कैसे? एक्स कॉमा वाई। तो ये जो एक्स कॉमा वाई है ना, ये नाम से समझ लो कि कार्टेशियन क्यों यूज करा गया है। मेरे को ये चीज का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये जो चीज है इसका इस्तेमाल करना है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। सर आप तो कह रहे हो कोऑर्डिनेट बोलते हैं। भाई कार्टेशियन प्लेन में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वैसे इसको आम दुनिया में ना अपने इधर गलियों में क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर्ड पेयर, है ना। दो चीजों को पेयर में लिखा है इस तरह के स्टाइल फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। तो कुल मिला के आपको ये समझना चाहिए कि भाई यहाँ पर से चैप्टर 1 से इसकी चीज लिंक चल रही है। उसके अंदर सेट तो आएंगे ही काम में, और दो सेट को आप मल्टीप्लाई कराओगे, उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। तो आराम आराम से चीजों को समझेंगे। तो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन वर्ड से लिंक करा दिया किसको? ऑर्डर्ड पेयर को। तो पहली चीज हमें क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है? क्या पढ़नी है? हमें पढ़नी है ऑर्डर्ड पेयर। तो सर मुझे एक बार बता दो कि मैंने आपको अभी समझाया है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि दो चीजें पेयर में लिखी पड़ी है और एक ऑर्डर मैटर करेगा। यानी आपको पता है ना, एक्स कोमा वाई और वाई कोमा एक्स, 3,4 और 4,3 दोनों अलग अलग थे, हाँ या ना? कोऑर्डिनेट्स के अंदर 3,4 वो अलग लोकेशन को आइडेंटिफाई कराता है, और 4,3 अलग लोकेशन के बारे में बताता है। बताता है नहीं बताता? बताता है ना। तो भाई आपको इतना पता है बहुत है मेरे लिए, बाकी सब मैं समझा दूंगा। तो देखो अब आपके पास बात आ रही है हमारे पास सेट के रिलेटेड।
तो लेट कैपिटल ए बी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, और वहां से मैंने दो एलिमेंट उठाए ए कॉमा बी जो कि ए के अंदर, तो दो एलिमेंट उठाए मैंने, ऐसे उठा लिए दोनों एलिमेंट और उनको अपने पास रखा। तो रखने के बाद उसको हमने ऐसे लिखा एकदम सुंदर कि भाई तुमको हम लोग अपने पास रखेंगे और ऐसे सजा के रखेंगे ना। ये सजा के लिखने को हमने क्या बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर। क्या लिख दिया सर इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखना जब आप ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे हो, जैसे मान लो कि 3,4, अब नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन में इसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। पर मैंने बोला ना आम गलियों में ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ये जो होता है पहला, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है सर। और सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, नाम ही सेकंड है तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट। आम गलियों में, आम दुनिया है ना, आम दुनिया में, गरीबों की दुनिया में इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आ गया होगा, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। अच्छा मेरे को एक बार बता दो, ऑर्डर पेयर्स बराबर कब होते हैं, है ना, दो ऑर्डर पेयर्स बराबर कब होंगे, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, इवन शायद ये अगले पे होगा ही, चलो इसको समझ लेते हैं इधर। तो अगर मैं बोलूँ कि दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, अब आपको पता है ना, दो ऑर्डर पेयर जो होते हैं ना वो अलग अलग लोकेशन को बताते हैं, मतलब 3,4 4,3 अलग अलग है। तो ये दोनों बराबर कब होंगे, सोचो अगर दो अलग अलग पॉइंट है, बराबर कब होंगे, जब वो दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एक ही बन जाएंगे। यानी कि दो ऑर्डर पेयर बराबर कब होते हैं, तो मान लो कि ए कोमा बी है और सी कोमा डी, दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों का पहला कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट दोनों बराबर हो जाए। यानी कि ए बराबर सी और बी बराबर डी हो जाएगा, उस दौरान आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हो गए सर, बराबर। क्या हो गए हैं, बराबर। तो ये चीज और ये चीज दोनों ट्रू है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ऐसा होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर छोटू मोटू क्वेश्चन आएंगे आएंगे, तो याद रखना ऑर्डर पेयर क्या होता है, आपकी कोई ना कोई लोकेशन को बताता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहला वाला, दूसरा वाला सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, और दोनों बराबर कब होंगे, जब पहले के दोनों के पहले कोऑर्डिनेट और दोनों के दूसरे कोऑर्डिनेट बराबर हो जाते हैं। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी मिलेगा आपके पास, तो इस तरह के कुछ भी ऊटपटांग क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक ऊटपटांग क्वेश्चन मैंने बना रखा है कि ये दो ऑर्डर पेयर्स मैंने आपको बराबर दे दिया, अब मैं कह रहा हूं कि बराबर है, मतलब बराबर है, बराबर है मानना पड़ेगा, इतना तो विश्वास करना पड़ेगा। तो बराबर कब होगा, जब यहां से आपके पास जो x+3 है वो किससे बराबर हो जाएगा, 6 के। यानी कि x+3 हमारा किसके बराबर जाएगा, 6 के। इधर से 5 बराबर किसके हो जाएगा, 2x माइनस वाई के। तो आप आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर कितना आएगा सर, ये आएगा 6 - 3, ओके 3। अब यहां से x की वैल्यू को यूज कर लूं क्या, 2 × 3 - y लिख दूंगा। यहां से क्या बनेगा, 5 बराबर में 6 माइनस वाई हो जाएगा। इसको इधर बुलाऊंगा तो y हो जाएगा, इधर जाएगा तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1। आई बात समझ में, दोबारा देख लो। x की वैल्यू 3 यहाँ से उठाया, इसमें रखा, 6 बना -y, इस y को इधर लेके आऊंगा, माइनस से पॉजिटिव बनेगा, 5 को उधर भेजेंगे तो 6 - 5 हो जाएगा, कितना जाएगा, 1। तो फाइनली x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब आप x और y की वैल्यू डाल के निकाल भी सकते हो, ये दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर बराबर आएंगे। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएंगे, अपना काम खत्म। अगली बात, अब हम लोग समझ चुके हैं, हमारी नींव रख चुके हैं कि ऑर्डर्ड पेयर हम समझ गए, ठीक है। अच्छा ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक ऑर्डर ट्रिपलेट भी आता है यार, है ना, बता देता हूँ चलो। यहाँ से हम लोग के बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जैसे ऑर्डर्ड पेयर होता है ना, जैसे ऑर्डर्ड पेयर होता है, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है। क्या होता है, ऑर्डर ट्रिपलेट। अब नाम में ट्रिपलेट आ रहा है, ट्रिप पे ध्यान मत देना, कहीं सोचो ट्रिप का मतलब घूमना है, ट्रिपलेट का मतलब ट्रिपल, ट्रिपल पे ध्यान दो, ट्रिप पे ध्यान मत दो। तो ट्रिपल का मतलब समझ रहे हो, पेयर मतलब दो था, अब इसमें कितने जाएंगे, x y z। तो ये कहाँ पर आएगा, 3D में आता है यार, 3D अभी तो 2D में घूम रहे हैं अपन लोग, अभी तो शुरुआत में ना, बाद में 3D भी आएगी अपनी 11th क्लास के अंदर। तो ये जो है अपने आप में ऑर्डर ट्रिपलेट है, एक्स वाई जेड, यानी एक x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीन हो जाएंगी ना। तो ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्लियर। और इसमें भी आप इक्वलिटी लगा सकते हो, वो सब चीजें सब लग जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। आगे बस समझ में, चलो आगे बात करते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट हम स्टार्टिंग में बात करेंगे, दो सेट को क्रॉस कराएंगे, है ना, कराएं क्रॉस, चलो आओ। तो पहले पढ़ लें इसको, क्या कह रहा है, जी बिल्कुल पहले पढ़ लेते हैं। तो लेट कैपिटल ए एंड बी, तो दो नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, समझ गए ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस, तो इसलिए नाम रखा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी कर रहा हूं, जैसे यूनियन करा आप क्रॉस करेंगे, इज द सेट। अच्छा ए क्रॉस भी अपने आप में एक सेट आएगा, मतलब आप एक सेट ए को बी के साथ क्रॉस कराओगे तो वो भी अपने आप में एक सेट होगा, याद रखना। कैसा सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर, यानी उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना,
वो एलिमेंट्स आपको नॉर्मल एलिमेंट नहीं मिलेंगे। जैसे मान लो नॉर्मल सेट होता है तो ए यूनियन बी करोगे तो ऐसा कुछ आएगा। मान लो अपने पास ए है, फिर इधर बी आएगा, मान ले 3 2 4 या 2 5 ऐसा कुछ। तो इनका आप जब यूनियन करोगे ना तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ऊपर सी बात है क्या आएगा, यूनियन बी 1 2 3 4 5। तो उसकी जो एलिमेंट है अपने आप में एक ही तो आ रहा है। लेकिन इसके अंदर जब आप क्रॉस करते हो ना तो क्रॉस करने का जो सेट आता है ना उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे ना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आते हैं। कैसे आते हैं? ऐसी शक्ल दिखती है, तभी तो ऑर्डर पेयर पड़ा है, थोड़ी टाइम पास करना है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से कि जो पहला वाला होगा ना, अब आप याद रखो आपने करा ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट जो है ना ए वो पहले से होगा और बी जो है दूसरा वाला वो दूसरे से होने वाला है। तो लिखा पड़ा है देखो इस प्रकार से कि पहला एलिमेंट जो है ए, तो ये ए आपका ए में होगा और बी आपका बी में होगा। इसी प्रकार से इसको आप यहाँ पर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस भी अपने आप में एक सेट है, तो सेट को रिप्रेजेंट करना हमें याद है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो आपके पास कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा ए कोमा बी, सच डैट कि पहला एलिमेंट ए आपका ए से होगा और बी वाला बी से होगा। समझा दिया मैंने ये चीज? ठीक है, तो ये मान लो ए और बी अपने पास दो सेट है, तो अगर मैं बोलूँ कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओ तो आप इसको ना ऐसे समझ लो। इसको बाइनरी डायग्राम या एरो डायग्राम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अभी आगे समझेंगे, लेकिन आप एग्जांपल समझो इसको। तो मान लो कि अपने पास जो पहला सेट है, मानना क्या है ही सेट ये, उसके बाद दूसरा बी सेट आपके पास ये लिखा पड़ा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को ए क्रॉस बी करना, तो याद रखना ए क्रॉस बी, यानी ए पहला और बाद में बी। तो ए क्रॉस बी का मतलब है आपको एक तरह से मान ले तीर चलाने, क्या चलाने? तीर, ऐसे धनुष चलाने, तीर चलाने। तो तीर का मतलब है वन का तीर किसको लगेगा? तो देखो यहाँ पर से सोचो, क्रॉस कराने का मतलब है कि आप हर एक एलिमेंट को उससे कनेक्ट करवा दो। हर एक एलिमेंट यहाँ का तीर मारेगा सामने वाले हर एक एलिमेंट। तो मान लो वन के पास तीर चलाया तो वन ने तीर चलाया ऐसे श्यू टिन 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 टिन, गया एक्स को, श्यू टिन 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 टिन, वाई को। तो वन ने अपने तीर लगा दिया एक्स और वाई को। अब यहाँ से कौन सा एलिमेंट आएगा? टू। अब टू चलाएगा तीर तो टू चलाएगा डिन 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 श्यू डिन 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 श्यू ऐसे। उसके बाद यहाँ पर से तीसरा, तो तीसरा मारेगा शू डिन 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 डिन, शू। तो ऐसे करके यहाँ पर से सारे एलिमेंट जितने भी आएंगे ए में होंगे वो सारे एलिमेंट सेकंड सेट वाले हर एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। उसी को तो बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको अब मैं यहाँ पर से लिख दूं क्या रोस्टर फॉर्म में? देखो क्योंकि ये सेट है तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। ए क्रॉस बी आपका कितना आएगा? तो पहली चीज तो ये लगा देता हूँ। अब आप देखो यहाँ से पहला एलिमेंट वन को कराओ एक्स से, तो मैंने इस चीज को यहाँ पे दिखा दिया। बाकी आप बाय डिफॉल्ट करा सकते हो, वन को एक्स से कराओ, वन को वाई से कराओ। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है 1 एक्स, उसके बाद 1 वाई, उसके बाद ये 2 हो जाएगा 2 एक्स, है ना, इधर देख लो, फिर 2 वाई, फिर इधर आ जाएगा 3 एक्स और 3 वाई। तो अपने आप में ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, नहीं आ रहे? दिख रहे हैं ना आपको? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बी क्रॉस से बता दो सर मेरे को, चलो सर बी क्रॉस से भी बताई दे आपको, बी क्रॉस से बता दो आप। तो बी क्रॉस ए निकालोगे तो आप खुद सोचो कि अब की बार बी क्रॉस है, मतलब ये वाले एलिमेंट पहले आएंगे, यहां से ये तीर चलाएंगे। तो एक्स तीर मारेगा वन को, टू को, थ्री को, वाई तीर मारेगा वन को, टू को, थ्री को। तो ऐसा सोच लो कि ये सारे अपने आप देख लो, एक्स तीर मारेगा थ्री को, टू को और वन को, यानी कहीं ना कहीं आप इसको फ्लिप करके लिख दो, यानी कि समझ रहे हो, ए कोमा बी से उल्टा क्या आ जाएगा? बी कोमा है। तो पहला एलिमेंट जो बी का है अब क्या आएंगे? एक्स कोमा वन, एक्स कोमा टू, एक्स कोमा थ्री। ठीक है, x,1 x,2 x,3, यानी वही चीज है, फ्लिप करके लिख दिया। उसके बाद आएगा y,1 y,2 y,3। तो ये आपका आ गया बी क्रॉस ए। क्या आ गया? बी क्रॉस ए। अब छोटू मोटू पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके ऊपर, है ना। तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का मतलब है कि सारे एलिमेंट पहले के दूसरे से कनेक्ट होंगे। बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि सारे एलिमेंट सेकंड के, यानी सारे के सारे जितने भी पॉसिबल कनेक्शन बने सबको मिला दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबको मिलाना ही मिलाना, हर हालात में मिलाना उन्होंने। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ए क्रॉस बी हमें समझ में आ गया, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ बी। सारे एलिमेंट पहले सेट के दूसरे से क्या होंगे? एसोसिएट करे जाएंगे, और वो एलिमेंट्स कैसे आएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। याद रखना, भूलना जाना। तो अब अपने पास नोट पे आ रहे हैं। नोट क्या कह रहा है कि हमारे पास ए क्रॉस भी बी क्रॉस के बराबर नहीं होता। तो देख लो आप एग्जाम्पल, क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर? अब याद करो, दो सेट बराबर कब होते हैं? जब उसके अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो। तो यानी कि यहाँ से एलिमेंट्स की संख्या तो सेम आ रही है कि 6 6 एलिमेंट आ रहे हैं, पर एलिमेंट सेम नहीं है। देखो ये अलग अलग है। दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं? भूल तो नहीं गए ना, ये इसके बराबर थोड़ी होगा।
क्योंकि इसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट बराबर ही नहीं है। तो ये दोनों बराबर थोड़ी है अपने पास, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस ए के अलग अलग हैं। संख्या एलिमेंट्स की सेम है लेकिन हर अंदर के एलिमेंट सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता। जब तक नहीं होगा जब तक ए और बी बराबर नहीं होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर यार ए और बी बराबर होगा तो ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए के बराबर ही होगा, है नहीं होगा? ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए के बराबर ही होगा, इसको तो आप मना नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ये चीज सही लिखी पड़ी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सेम होंगे। तो कार्डियल नंबर सेम होता है। तो देखो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को एन ऑफ ए क्रॉस बी निकाल ले और बी क्रॉस ए निकाल ले, तो दोनों में एलिमेंट कितने आ रहे हैं, सेम ही तो आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं होंगे, पर एलिमेंट्स की संख्या कितनी आएगी, सेम। कितनी आएगी एलिमेंट की संख्या, सेम। ठीक है, अब आपसे बोलोगे भाई ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या निकाले कैसे, तो ध्यान से देखो, इधर देखो, सीधा वो समझो। आप मुझे बताओ कि अगर मैं इनकी एलिमेंट की संख्या पूछूं तो आप खुद सोचो कि एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी का जो फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कि भाई कितने एलिमेंट की संख्या आएगी, तो सीधा आप मुझे बताओ ए सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3, तो मैं आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है। उसके बाद यहां पर से एन ऑफ बी कितने एलिमेंट आ रहे हैं उसके अंदर, 2। तो यानी कहीं ना कहीं ये आपका आंसर वही तो नहीं आ रहा, देखो 3 क्रॉस 2 कितना हो गया, 6। यानी मेरे को एक बात समझ में आ गई सर कि अगर मेरे पास ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं पता करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जो दो अलग अलग सेट है उनके एलिमेंट को संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो वही चीज यहाँ पे लिखी पड़ी है कि अगर एन ऑफ ए में पी एलिमेंट है, एन ऑफ बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना, उन दोनों के सेपरेट एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके ए क्रॉस बी में क्या बन जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगला पॉइंट, अब कह रहा है कि मान लो ए क्रॉस बी करा और वो आपका क्या आ गया, नल सेट। नल सेट का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आप खुद सोचो कि इन दोनों में से कोई ना कोई ऐसा सेट तो होगा जिसके अंदर एलिमेंट नहीं, क्योंकि अगर एलिमेंट होता तो कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट इससे पेयर बना के कोई ना कोई एलिमेंट तो आता ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। लेकिन ए क्रॉस बी जब 5 आ रहा है तो 100% या तो एक सेट ये वाला या ये वाला या दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके नल सेट होंगे। नहीं आई बात समझ में? जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में कि मान लो भाई ए आपका अपना खाली सेट है और बी आपका कितना है, 1 2 है। अब आप खुद सोचो कि इसके अंदर एलिमेंट होंगे तो इससे क्रॉस कराएंगे ना, बेचारे गरीब इंसान के पास कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब एक क्रॉस भी आपका क्या आने वाला है, एक क्रॉस भी आपका क्या आएगा, ये चीज। तो कभी आपसे पूछ ले कि भाई एक क्रॉस भी नल सेट आ रहा है तो उसमें से क्या क्या कंडीशन होंगी, तो ए भी नल हो सकता है, बी भी नल हो सकता है, दोनों भी नल सेट हो सकते हैं। अच्छा, पांचवा पॉइंट भी मैं ले सकता हूँ। पांचवा पॉइंट अगर मैं लूँ आपसे, तो अगर मान लो कि कोई कह रहा है कि भाई ए क्रॉस भी आपका कोई ना कोई इनफाइनाइट सेट आ रहा है। इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हो कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है वो अनकाउंटेबल है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो आप खुद सोच लो, वही चीज होगी कि यहाँ पर से या तो ए फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। सेकंड बोल सकता है कि बी फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, फाइनाइट है इनफाइनाइट। उसके बाद तीसरा कि बोथ बोथ फाइनाइट नहीं हो इनफाइनाइट, बोथ इनफाइनाइट हो, ठीक है, फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट। ठीक है, चलो तो समझ में आ गए सारे पॉइंट्स अपन लोग को कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी होते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होते जब तक कि ए और बी बराबर नहीं होते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पर से हमारे क्वेश्चन पे, छोटू मोटू क्वेश्चन। हैशटैग छोटू मोटू, छोटू मोटू, छोटू मोटू क्वेश्चन। तो आप खुद बताओ, एन ऑफ पी क्रॉस क्यू दे रखा है, ये एन ऑफ पी दे रखा है, तो एन ऑफ क्यू निकालना है। तो भाई मेरे को बताओ, एन ऑफ पी क्रॉस क्यू बराबर में 200 है, तो यहाँ से एन ऑफ पी क्रॉस एन ऑफ क्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना है, 100 क्रॉस में एन ऑफ क्यू बराबर कितना जाएगा, 200। यानी यहाँ से काटो तो एन ऑफ क्यू कितना आ गया अपने पास, 2। तो 2 एलिमेंट है उसके अंदर, क्यू के अंदर। ठीक है, ये चीजें बेसिक लग रहा है बेसिक, लेकिन आपको कहीं भी पूछ सकता है घुमा फिरा के, तो थोड़ा तैयार है ना भाई। अब आते हैं हमारे पास कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करना सीख चुके हैं कि पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे से सबको मिलाना है, सबको सबको सबसे मिलाना है, सबको सबसे मिलाना है, क्रॉस प्रोडक्ट तैयार हो जाना है। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को लिखना सीखेंगे ना। लिखना सीखने में मतलब कैसे, अब आप खुद सोचो, क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप में एक सेट है, तो सेट को लिखना हमने सीखा था। तो सेट को लिखने का तरीका क्या था, दो, तो एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म हो सकती है और अब यहाँ पर विजुअल फॉर्म भी हो सकती है। ठीक है, विजुअल दिखा था मैंने आपको, ऐसे गोले गोले से उनमें तीर लगवाया था मैंने, एरो डायग्राम। तो यानी यहाँ पर से 2 फॉर्म हो सकते हैं, एक एल्जेब्रिक हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है, विजुअल।
ठीक है। एल्जेब्रिक तो क्या ही बताओ, रोस्टर और साइड बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म आपको याद होगी कि इसके अंदर हम एलिमेंट को लिस्ट करते हैं। अब एलिमेंट्स कौन से होंगे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर? ऑर्डर्ड पेयर। कौन से होंगे? ऑर्डर्ड पेयर। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको पता ही, हम लोग अभी क्या है, ए क्रॉस बी बराबर ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू पहला सेट और कोमा बी बिलोंग्स टू सेकंड सेट। तो ये चीज हमने देखना सीख लिया। अब समझेंगे एरो डायग्राम क्या होता है, ट्री डायग्राम क्या होता है, थ्री ग्राफिकल लेटेस्ट। तो इसमें से जो मेन इंपोर्टेंट है ना वो आपका यही है, एरो डायग्राम या बाइनरी डायग्राम। चले एक एक करके बात करते हैं। तो अब एरो डायग्राम समझते हैं। अब एरो डायग्राम क्या है देखो, एग्जाम्पल समझेंगे। तो मान लो ए सेट है और ये बी सेट है, तो फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो आप ये समझ लो कि ए क्रॉस बी आप लिखना जानते हो, ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधा सा मैंने आपको बताया ना कि पहले सेट के सारे एलिमेंट इसके इससे कनेक्ट हो जाएंगे, इससे एसोसिएट हो जाएंगे, इसके तीर मारेंगे। तो तीर मारो आप तो, क्योंकि अगर आपको देखो तीर वाला सिस्टम समझ में आ गया तो आपको फंक्शन बहुत आराम से लेंगे, आसान लेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। रिलेशन भी आसान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि सबको सब से मिलवा दो। तो पहला ए जो है आपको तीर मारेगा यहाँ से, किसको? सबको। तो शू डिन डिन डिन, शू डिन डिन डिन। उसके बाद बी, शू डिन डिन डिन, डिन डिन डिन, शू। उसके बाद सी, शू शू, है ना, ये इसमें आवाज ऐसी आई है, ठीक। उसके बाद ये चीज समझ में आ गई मेरे को। तो ए क्रॉस भी आप यहाँ से लिख लो आराम से। देखो क्या क्या आएगा, ए कोमा वन, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, ए कोमा टू, फिर ए कोमा, नहीं आएगा, इतना ही है इसमें तो। अब आएगा अपना बी। तो बी कॉमा वन, बी कॉमा टू, इधर आ जाएगा अपना सी कॉमा वन, सी कॉमा टू, खत्म। ऐसे आप बी क्रॉस से निकाल सकते। तो ये आपका एरो डायग्राम है। एरोस, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना, आप एरोस लगा रहे हो, एरो एरो से शो कर रहे हो। क्लियर है क्या भाई? बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है ट्री डायग्राम। तो देखो ट्री डायग्राम बोलूं या मैं हेरेरिकल बोलूं इसको ना, हेरेरिकल ट्री डायग्राम। आप लोग जब, अगर आपने टेंथ थोड़ा सा पढ़ा है, टेंथ में प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है, अपने प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो लिखते हैं क्या, सैंपल स्पेस, वो भी तो एक सेट होता है। सैंपल स्पेस में कहीं ना कहीं हम दो सेट का क्रॉस करा रहे होते हैं। जैसे सिक्का उछलता है तो हेड टेल आता है, दूसरा सिक्का उछलता है हेड टेल आता है, तो दो सेट का क्रॉस ही तो करा रहे हो आप उसके। तो उसमें हम कहीं ना कहीं ये चीज लिखना सीखते हैं, सैंपल स्पेस को। तो उसमें ट्री डायग्राम का मतलब ऐसा मान लो कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक सेट ए है, दूसरा सेट क्या है आपका बी। अब आपके पास ए सेट में कितने एलिमेंट्स है? तो देखो यहाँ से मैं इनको रेड कराता हूँ, ठीक है। अपने पास ए, बी और सी। तो यहाँ से मान लो ऐसे ऐसे बन गया ट्री, ये ट्री बन गया, ऐसे ट्री ऐसा है ना, थोड़ा सा हेरेरिकल डिजाइन भी एक तरह से। अब आप यहाँ से ये चीज देख लो कि जैसे इसके साथ, अब इन हर एक से ऐड करा दो, ये बन गया ना ट्री। तो इसके कितने, अरे इसके दो ही है ना, ब्रांचेस दो ही बनानी है भाई अपन को। तो ये आ गया आपका कितना, वन टू। उसके बाद यहाँ से दूसरा आएगा बी के साथ वन और ये टू। उसके बाद सी के साथ भी हो जाएगा वन टू। तो इस तरीके से अब आप ये देख लो, ये नहीं लग रहा ट्री जैसा ऐसे ब्रांचेस ब्रांचेस बनी पड़ी है। तो इधर आप लिख दो यहाँ पर से एलिमेंट। तो यहाँ पर से कितना आएगा देखो, ये हमारा आ गया ए कॉमा वन, है ना, ए कॉमा वन। फिर इधर से ए कॉमा टू। तो जितनी भी ब्रांचेज है उनको आप लिख दो। फिर यहाँ से अब ये तो है ही नहीं आगे, अब यहाँ से बी कॉमा वन। तो बी कॉमा वन आ गया, इधर से बी और उसके बाद ये ब्रांच है तो बी कॉमा टू। उसके बाद यहाँ से सी कॉमा वन और उसके बाद आएगा सी कॉमा टू। क्योंकि हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ए क्रॉस बी का, तो पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है। अगर ये बी क्रॉस होगा तो यहाँ पे बी के एलिमेंट आएंगे, उसके बाद उधर क्या लिख देंगे हम, ए का। तो ये खास इंपॉर्टेंट है नहीं, अपना मेन एरो डायग्राम यूज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे एलिमेंट्स को आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आ गए, इनको अब आप सेट में बाउंड कर दो तो बन जाएगा आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो। उसके बाद अगला है ग्राफिकल। तो ग्राफ से आपको याद आ गया, ग्राफ में होता है क्या है, बहुत सारी लाइन्स ही तो होती है, वो लाइन्स एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो उस जगह पर जो कोऑर्डिनेट आता है वो अपना कहीं ना कहीं उस पॉइंट को लोकेट कराने का काम आता है ना, पॉइंट की लोकेशन बताता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो देखो ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी। तो नॉर्मली हम ए क्रॉस बी मान लो कि एक्स, ये आपकी एक्स है ना एक तरह से। तो इधर मैं ले रहा हूँ ए और ऊपर की तरफ मैं ले रहा हूँ क्या, बी। ठीक है। अब यहाँ पर से ए के लिए अब आप ले लो यहाँ पर से लाइन। जैसे मान लो कि भाई मैंने ये बोला कि अपने पास जो ए के लिए लाइन है, इसमें लाइन ज्यादा हो गई है, चलो कोई नहीं, एक काम कर लेते हैं। इधर एक काम करो आप, क्योंकि हमारे पास ए में तीन एलिमेंट हैं तो ए में तो ये दो एलिमेंट बन रहे हैं। तो उल्टा कर देते हैं इसको, चेंज ऐसा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा करते हैं, इधर तो लेते हैं बी, है ना, और इधर लेते हैं ऊपर ए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी ले सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर से नॉर्मली वैसे तो ये क्या है कि यहाँ पर से हम पहले लिखते हैं एक्स को और बाद में लिखते हैं वाई को। अब यहाँ पर से या तो हम कर लेते हैं इसको बी क्रॉस से कर लेते हैं, एक काम करते हैं इसको बी क्रॉस से कर लेते हैं। कहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए,
इसको आप बी क्रॉस ए कर दो, है ना, इसको बी क्रॉस ए कर देते हैं, रुको इसको गायब करते हैं पहले। वैसे तो कोई भी कहीं भी दे सकते हो, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, पहले एक्स एक्स को लिखते हैं, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर से करते हैं बी क्रॉस ए। तो पहले हम लोग इधर बी ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ऐसे सोचो, और ये आपका हो जाएगा ए। तो यानी कि बी क्रॉस ए में आप बी के एलिमेंट कितने आ रहे हैं आपके पास, 1 और 2 आ रहे हैं, तो यानी ये बन गया आपका, मान लो 1, और ये आपका हो जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पर से हमारे पास जो है ए बी सी, तो ये आपके पास है ए बी सी। अब आप खुद देख लो इनकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आ रहा है यहाँ पर, है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे कट कर रही है, ये कट करेगा, कट करके, तो जहाँ पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट लिखते हो। अब नॉर्मली हम बाय डिफॉल्ट पहले एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो एक तरह से उसी तरह समझना है, बस आपको और कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या आएगा, 1 ए, ये पॉइंट क्या आएगा आपका 2 ए। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 1 बी, ये कितना आएगा 1 सी, इधर कितना आएगा, तो ये है 2 बी, ठीक है, और ये आएगा आपका 2 सी। तो कहीं ना कहीं अपने वही एलिमेंट आएंगे, पर इसमें बी क्रॉस से करा है ना, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर से ले सकते हो, पर हम बाई डिफॉल्ट एक्स इसको लेते हैं पहले ना, बाकी आप ऊपर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया बी क्रॉस ए, है ना, बी क्रॉस ए, तो ये सारे एलिमेंट आप लिख सकते हो इसको यहाँ पर, बी क्रॉस ए आ गया आपका। अब रोस्टर फॉर्म में लिख दो आप यहाँ पर से, कितना आएगा 1 ए 1 बी, ठीक है, उसके बाद 1 सी, फिर आएगा हमारा 2 ए 2 बी 2 सी, ये आ गया अपने पास सारे। तो उसे सिर्फ समझना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एरो डायग्राम है, वही काम आएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आया, तो क्या क्वेश्चन आया देखें। यहाँ पर कह रहा है कि अपने पास ए क्रॉस भी दे रखा है ये, ठीक है, तो पूछ रहा है बी क्रॉस से बताओ क्या होगा। तो अब आप खुद बताओ कि अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस से आराम से निकल जाएगा, क्या करना है उसके एलिमेंट को रिवर्स से तो करना है, और क्या करना है। तो ये तो वैसे ही टाइम पास क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ए क्रॉस बी दे रखा है, तो बी क्रॉस से आपको निकालना है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना है कि इसमें से अगर वो आपसे पूछे कि भाई ए सेट बताओ, मान लो कि अगर मैं पूछूं आपसे ए सेट बताओ क्या होगा, तो ए सेट कौन सा होता है, जो पहले एलिमेंट है ना वो एक है, तो इसमें ए सेट क्या आएगा, ए बी, है ना, ए कॉमा बी आएगा। और मैं आपसे पूछूं बी सेट क्या आएगा, तो बी सेट मतलब सेकंड सेट, सेकंड ऑर्डिनेट्स जो आ रहे हैं 1 5 2 5, यानी कि 1 2 5 ये चल रहा है, तो सारे यूनिक एलिमेंट्स को हमने लिख दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये है। तो 3 दूनी 6 एलिमेंट यार, 1 2 3 4 5 6, तो बी क्रॉस ए का मतलब समझ रहे हो आप, उल्टा हो जाएगा, उल्टा का मतलब 1 ए, तो सीधा सीधा फ्लिप ही कर दो इसको, ऐसे ये जो चीज़ है इसको फ्लिप करके लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका 1 बी, है ना, उसके बाद 1 ए आ गया। उसके बाद ऐसे यहाँ पर से 2 ए आ जाएगा, उल्टा कर दो, है ना, इधर से 2 बी कर दो। उसके बाद क्या आएगा अपने पास, ऐसे B 5, और क्या आएगा B 1। एक मिनट रुको रुको रुको, अरे उल्टा लिख दिया, फ्लिप तो करना ही भूल गया मैं, फ्लिप तो करना है। यहाँ पर से 5 बी और 5 ए आएगा, 5 ए और 5 बी, और इसको कर दो बंद, है ना, ये बंद जरूर कर देना, सेट बनाना है आपको, बी क्रॉस से आ गया हमारा आंसर। चलो आगे बात करते हैं। तो अगला भी क्वेश्चन है अपने पास, क्या कह रहा है कि ए एंड बी दो सेट है, ए एंड बी दो सेट है इस प्रकार से कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, इफ 3 एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी आर ये। अच्छा, इसमें एक काम करो, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करो, मिस्टेक है इसके अंदर, मिस टाइप हुआ पड़ा है, ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 9, ये थोड़ा सा करेक्शन कर दो इसके अंदर, ये 9 आएगा, ठीक है। एक रोज बी में 9 एलिमेंट्स है, अगर उसके 3 एलिमेंट्स, मतलब कि एक रोज बी में टोटल 9 एलिमेंट्स आ रहे हैं, पर एक रोज बी के 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, यानी ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, फिर कह रहा है कि एक रोज बी क्रॉस से लिख के बताओ। देखो अब आपको यहाँ पर से 3 एलिमेंट से आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या मेरे को ए और बी पूरे पूरे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे सर इतना पूछूं सिंपल सा कि ए सेट के अंदर के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं फिलहाल जो गिवन एलिमेंट्स के हिसाब से, तो पहला जो है, क्योंकि ए क्रॉस बी है, ये चीज आपकी ए क्रॉस बी है, तो पहला एलिमेंट 1 2 3 ये आपके कहीं ना कहीं इसमें आएंगे एक एन। और बी के अंदर क्या आ सकते हैं जो सेकंड वाले, तो 4 6 1, यानी कि 4 6 1 ये आपका सेकंड वाला है। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप याद करो कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर आपके पास ये होता है एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, होता है नहीं होता। तो एन ऑफ ए जो है अपने पास कितने एलिमेंट है, इसमें 3, और इसमें भी कितने 3, तो फाइनली नो एलिमेंट्स हो गए नहीं हो गए।
हो गए ना। तो यानी कुल मिला के क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसी बेवकूफ बनाने जैसा है। इन तीन एलिमेंट में आपको ए और बी के तीन यूनिक एलिमेंट पता चलेगा, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9। और वो भी तो ये कह रहा है कि ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट। ठीक है, तभी तो सही हुआ है, नहीं तो होता ही नहीं। क्योंकि वैसे ही अगर आपके पास तीन तीन एलिमेंट आ रहे हैं यूनिक, तो उसके बाद 9 एलिमेंट आएंगे, क्रॉस बी में 6 नहीं आ रहे, इसलिए मिस्टेक है। ऐसे पता चल गया। तो ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट आ गए, तो अब आपको कह रहा है ए क्रॉस बी बी क्रॉस से लिखो। तो जब आपके पास सेट ही आ गया है तो आप आराम से लिख सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप खुद कर लेना। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस से खुद से लिख लेना, टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। चलो अगला है अपने पास P बराबर में दे रखा है ये, और Q बराबर में दे रखा है। तो P यूनियन Q और P इंटरसेक्शन Q का क्रॉस करना है। W आपका होल नंबर का सेट है, यानी यूनियन इंटरसेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? चलो करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो पहली चीज तो पी सेट क्या है उसको थोड़ा सुंदर लाना था, ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें समझ में नहीं आ रही अच्छे से। तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी, और एक्स अपने आप में नेचुरल नंबर, 3 से छोटा और नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 हो सकता है और क्या हो सकता है 2। ठीक है, यही आएगा 3 से छोटा नेचुरल नंबर। ठीक है, आगे बस हमें, अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखो कि पी सेट तो आ गया, अब अगला सेट हमारा क्या आएगा, क्यू सेट। तो क्यू सेट में कह रहा है कि होल नंबर है एक्स और 2 या 2 से छोटा है, यानी कि होल नंबर 0 होगा कम से कम, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2। तो ये आपका पी और क्यू सेट आ गया। अब आपको कह रहा है कि पी यूनियन क्यू और पी इंटरसेक्शन क्यू का क्रॉस करो। तो पहले तो आप पी यूनियन क्यू निकाल लो। तो इसका मतलब पी यूनियन क्यू कितना आ गया वो देख लेते हैं, वो कितना आएगा। तो इनका यूनियन कर दो। तो यूनियन का मतलब समझ रहे हो ना, सारे एलिमेंट जो दोनों के अंदर आए और रिपीट नहीं करना। तो यानी कि अपने पास 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, यही तो आएगा इनका यूनियन, क्योंकि ये अपने आप में इसका सबसेट है पी। तो पी सबसेट ऑफ क्यू का, तो क्यू का और पी का यूनियन क्यू ही आ जाएगा। उसके बाद अपने पास जो है यहाँ से नेक्स्ट अपने पास लिख लो आप, कौन सा हमारे पास आएगा, पी इंटरसेक्शन क्यू। तो पी इंटरसेक्शन क्यू का मतलब है पी और क्यू में जो दोनों में सेम एलिमेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, इसमें दोनों में आ रहा है 1 और 2। तो ये आ गया आपका पी इंटरसेक्शन क्यू। अब आपको यहाँ पर से पी यूनियन क्यू का क्रॉस करना है किसके साथ, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब आप इसको बताओ, या तो आप ऐसे सोच लो, या आप ऐसे अपना दिमाग लगा लो, वही तीर चलाने की बात है तो तीर चला लोगे। चलो तीर चलाते हैं, चलो चलो। पी यूनियन क्यू पहले लिखना है आपको ना, याद रखना, फिर पी इंटरसेक्शन क्यू। अब आपको तीर चलाने हैं तो एलिमेंट लिख ले। तो पी यूनियन क्यू के अंदर अपने पास है 0 1 2, इधर कितने आ रहे हैं अपने पास 1 और 2। तो तीर चलाने के लिए आ जाओ, तीर चलाएंगे। 0 शू दिन 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 शू, फिर शो, फिर शो, फिर शू और फिर शू। तो सारे कनेक्ट करवा दो एक दूसरे के साथ। तो अपने पास क्या बनेगा, देखो सेट के अंदर एलिमेंट ऐसे 0 1, फिर 0 2, फिर 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 2 1 और 2 2। तो कितने एलिमेंट आएंगे आप देख लो, कितने आएंगे, वो बस 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 हो गए ना, 3 और 3 6 हो गए। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बात करते हैं। अब अपने पास अगला जो आ रहा है वो क्या कह रहा है, कि हमारे पास जो है ए क्रॉस बी है। अब उसने इस बार ए क्रॉस बी लिख के दे दिया आपको, कि ए क्रॉस बी इस प्रकार से कि ए कोमा बी एलिमेंट है और बी आपका 3a-2 के बराबर है। आप कह रहा है कि अगर एक्स कोमा -5 और जो 2 कोमा वाई है वो ए क्रॉस बी में आ रहा है, ए क्रॉस बी में आ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ले। अब यहां से कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, ये एलिमेंट भी इसके अंदर आ रहा है। तो आप खुद बताओ कि जो पहला एलिमेंट है वो ए की वैल्यू बनेगी, दूसरा एलिमेंट किसकी वैल्यू बनेगी, बी की। तो आप सोचो कि सिंस हमारे पास ये x, -5 बिलोंग्स टू हमारे पास ए क्रॉस बी है, इसका मतलब सोचो कि यहाँ पर से ये एलिमेंट इसकी जो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, यानी पहला जो एलिमेंट x है वो दूसरा बनेगा b-5। तो आप इसमें रख दो यहाँ पे -5 बराबर में 3x-2। तो क्या x की वैल्यू निकल जाएगी, क्या यहाँ से निकल जाएगी सर, निकल जाएगी। तो 3x इसको उधर भेज दो तो -5, और उधर आके प्लस का 2 जाएगा। 3x बराबर में कितना जाएगा, -3। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, -1 आ गया। आ गया। अब आ गई हमारे पास है दूसरा। दूसरा हमारे पास आएगा कि 2 वाई भी इसके अंदर है। तो 2 वाई आपका बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट, पहला ए की वैल्यू बनेगी, दूसरा बी की वैल्यू बनेगी। तो रखो इसके अंदर, तो यहाँ से 2 बराबर में रख दो इसके अंदर, यह जाएगा आपका 3y-2 आ गया। आप इसको इधर भेज दो तो 3y बराबर में e-2 + 2 हो जाएगा कितना, 4। कितना हो जाएगा, 4। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। सही है।
हाँ देख लो एक बार आराम से ना, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर है, तो यानी y की जगह b रख दिया और 2 रख दिया हमारा किसकी जगह, a की जगह। अरे उल्टा कर दिया मैंने। उल्टा कर दिया भाई, रुको, रुक जाओ, उल्टा कर दिया। सही करते हैं। तो यहाँ पर से ये वैल्यू बनेगी a की, है ना, ये बनेगी b की। चलो इसमें सही से रखो, y बराबर में 3 × 2 - 2, तो ये बन गया y बराबर में 6 - 2, कितना जाएगा y की वैल्यू 4। ठीक है, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई है, और वो पूछ भी रहा है आपको x और y की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं x और y के, थोड़ा ध्यान से रखना वैल्यूज को ना। ठीक है, बाकी क्योंकि ये आसान चीजें हैं तो ज्यादा गलती होती है। अब हमारे पास हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट समझ चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट हमारे दिमाग में आ चुका है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है उसके यहाँ पर से हम लोग क्वेश्चन भी कर लिया, हम लोगों ने प्रॉपर्टी समझ ली उसकी, है ना, नोट समझ लिया। अब आता है हमारा कौन, रिलेशन। रिलेशन का मतलब समझते हो आप, रिलेशन मतलब होता है रिश्ता। इसका मतलब क्या होता है, रिश्ता। रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी रिश्ता मतलब समझ रहे हो आप, कि यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, इसके सारे एलिमेंट इससे रिलेट करेंगे। लेकिन अब रिलेशन क्या कह रहा है, कि सारे नहीं, कुछ 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 होता है इसमें, कुछ कुछ होता है, कि कुछ एलिमेंट इसके, कुछ एलिमेंट इससे रिलेट कर सकते हैं। अब ये कौन से किस तरीके से करेंगे वो मुझे नहीं पता। कोई सा भी इधर का उधर का रिलेट करेगा, किसी अंडर कोई रूल, कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा किसी के हिसाब से, कि भाई 1 का तीर 3 को लगेगा, 1 2 करोगे तो कुछ भी बन सकते हैं। तो यानी कि रिलेशन अपने आप में क्या होता है, एक तरह से इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या कह रहा था, कि सबको सबसे मिलाओ, हम तो सबको मिलाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट तो कह रहा है। पर रिलेशन क्या कह रहा है, सबको नहीं मिलाएंगे, किन्हीं को किन्हीं के साथ, सबको ही मिला सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मैं बोलूँ इन ये दोनों इससे कनेक्ट होंगे। तो मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ, सिंपल चीज है कि आप ये बोलोगे सर ये बनाया मैंने और ये बनाया मैंने, और आपने ये बना दिया, तो ये अपने आप में क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्या बन गया आपका, रिलेशन। तो रिलेशन अपने आप में कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट से निकला है, समझ रहे हो आप। ये जो चीज है ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकली है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया आपने, फिल्टर का मतलब समझ गए ना, कि यहाँ पर तो सारे कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन रिलेशन के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कुछ कुछ कनेक्ट हो रहे हैं, सारे कनेक्ट नहीं हो ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, सारे कनेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिलेशन का मतलब है कि एक सेट दूसरे से किस हिसाब से रिलेट कर रहा है, किस कंडीशन के हिसाब से रिलेट कर रहे हैं इसके एलिमेंट इसके साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो अब ये तो था बेसिक रिलेशन। मतलब देखो, हमारे डे लाइफ में समझ लो आप, जैसे मैं आप मान लो आप किसी के भाई हो, आप किसी का कोई किसी का भाई है, आपका दोस्त है, पापा मम्मी, सब कहीं ना कहीं एक इंसान के कई सारे रिश्ते होते हैं, तो सबके साथ अलग अलग रिश्ते होते हैं। तो वही चीज है, यहाँ पर से हर एलिमेंट का इसके एलिमेंट के साथ कोई ना कोई तरीके से कोई ना कोई लिंक होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ से इसके एलिमेंट्स को इसके साथ एसोसिएट करने वाले हो। ठीक है, अभी समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे, टेंशन मत लो। तो हमारा जो है ना, ये तो चलो टेक्निकली मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इधर से इधर कनेक्ट होंगे। लेकिन रिलेशन वैसे क्या होगा, तो वैसे आपको मैंने बताया ना, क्रॉस प्रोडक्ट का छोटा हिस्सा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का छोटा हिस्सा मतलब भी क्रॉस प्रोडक्ट का अपने आप में एक छोटा सेट है, और छोटा सेट को हम क्या बोलते हैं, सबसेट। तो रिलेशन अपने आप में शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन क्या कहती है मैथ्स की, कि हम लोग को नहीं पता क्या है इंग्लिश में रिश्ता, इंग्लिश में क्या होता है हमें नहीं पता, कौन किसका मामा फूफा बुआ, है ना, ये क्या है। हमें तो ये पता है कि एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए से सेट बी में डिफाइंड होगा एज अ सबसेट ऑफ एक रोज बी। बताया ना मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट का छोटा हिस्सा, मतलब कि एक रोज बी के अंदर सारे पेयर लिंक थे, पर अब की बार मैं कुछ लिंक करूंगा, तो कहीं ना कहीं एक रोज बी में वो एलिमेंट्स आएंगे आएंगे जो आपका रिलेशन के अंदर आएगा। तो रिलेशन अपने आप में क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट। सिंपल सी डेफिनेशन, रिलेशन अपने आप में एक सेट होता है, और वो अपने आप में ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। अब एक रोज भी सबसेट है, इसका मतलब रिलेशन के अंदर हमारे पास क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ही देखने को मिले। कुछ भी नहीं है, ये बकवास ही जो होती है, रिलेशन रिलेशन देख के घबरा जाता है बच्चा, भाई रिलेशन कुछ नहीं है, एक रोज बी का क्या है, सबसेट होने वाला। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है अपने पास, एक्स कोमा वाई। अब एक्स कोमा वाई क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर से कि कोई भी है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ पीछे जाके, कि अगर मैं आपको ये लिख के बताऊँ रिलेशन है, तो आर से नोट कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आर से ही करना है, R1 R2 R3 कुछ भी नाम दे सकते हो आप। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 का तीर किसको लग रहा है, मैंने बोला 1 का तीर लगाया हमने 3 को, फिर मैंने 1 का तीर किसको लगाया, 2 को लगाया, लगाया नहीं लगाया, लगाया बिल्कुल लगाया, नहीं लगाया, 1 का तीर नहीं लगा, हमारा लग रहा है 2 को, 2 का तीर लग रहा है, 2 का तीर किसको लग रहा है, हमारा 2 को। उसके बाद
फिर लग रहा है 4 का तीर किसको, 2 को। तो ये हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो यहाँ पर से मैं लिंक नहीं कर सकता हूँ रिलेशन किसका कैसे होगा, इवन डिफाइन भी नहीं कर सकते किसका कैसे होगा। तो पर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मान लो कि मैंने बोला R1 को रिलेशन है इज ग्रेटर देन का, क्या है, इज ग्रेटर देन का रिलेशन है। मतलब कि यहाँ पर से मैं इसमें लिंक कर रहा हूँ, इज ग्रेटर देन। तो ऐसा मान लो कि इस बार मैंने एक रूल लिख दिया है कि इसके एलिमेंट इससे रिलेट करेंगे, लेकिन अंडर दिस कंडीशन। अब आप देखो यहाँ से 1 इज ग्रेटर देन 2 होता ही नहीं होता, 1 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन में नहीं आएगा। 1 ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा, 2 ग्रेटर देन 2 नहीं आएगा, 2 ग्रेटर देन 3 नहीं आएगा, 4 ग्रेटर देन 2 हाँ होता है, 4 ग्रेटर देन 3 होता है। इसका मतलब कि R1 में जो एलिमेंट आएंगे अपने, वो क्या आएंगे अपने पास, 4,2 4,3। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से हमारा जो लिंक रहेगा वो किस रूल के हिसाब से हो रहा है, ग्रेटर देन के हिसाब से। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सर मेरे को है ना R3 बनाओ, R3 कौन सा है, तो आपको मैं बोल रहा हूँ R3 है इज लेस देन। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप हर रिलेशन को लिख सको इंग्लिश की फॉर्म में, आप कुछ भी तीर चला दो इधर से उधर, वो अपने आप बन जाए। यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मेरे को है ना यहाँ से, अब की बार मैंने बनाया इज लेस देन का, क्या बना दिया, इज लेस देन का। तो इज लेस देन का बना देते हैं अब की बार, इज लेस देन। तो अब आप यहाँ से देखो कि इधर से जो एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पर से किस तरह से रेट करेंगे। तो 1 इज लेस देन 2 है क्या, हाँ है, तो तीर चलाओ। 1 लेस देन 2 है, हाँ बिल्कुल। 1 लेस देन 3 है, बिल्कुल है। 2 लेस देन 2 है, नहीं है। 2 लेस देन 3 है। 4 लेस देन 2 है क्या, नहीं है। 4 लेस देन 3 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास यही एलिमेंट्स पेयर होंगे। तो अब यहाँ से आप R1 R3 को लिख दो ऑर्डर के पेयर की फॉर्म में। तो R3 में क्या क्या आएगा, 1,2 1,3 2,3। तो ये हमारे पास और रिलेशन आ गया। तो रिलेशन में अब आपको समझ आना चाहिए कि इधर के इधर किसी न किसी कंडीशन से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम डिफाइन करें। जैसे मान लो कि मैंने पहला वाला रिलेशन बनाया था आर, इसमें कोई रूल ही नहीं था, ये मैंने अपनी मर्जी से तीर चला दी। तो किसी भी रूल से हो सकता है डिफाइन हो चाहे ना हो, आप कर हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये समझ लो कि ये एज अ ब्रिज की तरह काम करता है। किसी भी रिलेशन से आपको यहाँ से इसके एलिमेंट को इससे किसी कंडीशन से पेयर कराना है। ठीक है, चलो आगे बात करें अब। तो अब आपका नोट है कि अगर मेरे पास एक्स कोमा वाई किसी रिलेशन में आ रहा है आर में, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, एक्स आर वाई। एक्स आर वाई का मतलब क्या है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर किसी रिलेशन में। ठीक है, तो मान लो कि मैं आपसे बोलूँ भाई यहाँ से ये पीछे आ जाओ, पीछे आया मैंने तो ये देखा कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि 1,2 है ना, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 1,2 आपका आर में है। तो वही चीज है तो कि अपने आप में ये एक एलिमेंट है, तो वो एक सेट के अंदर है, तो R3 के अंदर है मान लो। तो आपको पता ही ना 1 रिलेटेड टू 2 हो जाएगा, है ना, अंडर किस रिलेशन में, वो आपका पता ही क्या है, इसमें इज लेस देन, इज लेस देन का रिश्ता है। तो ये लिखा पड़ा है, बस लिखने का तरीका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ आपसे कि कितने रिलेशन पॉसिबल होंगे, मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक सेट ए है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है मान लेते पी एलिमेंट, और बी एलिमेंट बी सेट है उसके अंदर कितने एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। क्या होंगे वो नहीं बता सकता, पर कितने नंबर ऑफ रिलेशन में आप डिफाइन कर सकता हूँ उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो, सर रिलेशन अपने आप में है क्या, रिलेशन क्या है अपने आप में, सबसेट है। क्या है, एक सबसेट, किसका सबसेट है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है ना। अगर मैं ए और बी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ तो ए क्रॉस बी का सबसेट। तो अब आप याद करो कि अगर एक सेट है, मान लो कि मैं याद कराता हूँ आपको कि एक सेट है उसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट आ रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ए सेट के सबसेट की संख्या कितनी होगी, तो याद करो फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2। तो 4 इसके सबसेट बनेंगे, 4 क्या बनेंगे इसके सबसेट। अब हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे, तो यानी कुल मिला के ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन पॉसिबल है। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे उतने तो रिलेशन पॉसिबल होंगे। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है पहले का पता करना पड़ेगा। जैसे ए के अंदर 2 एलिमेंट थे तो उसके हिसाब से 2 की पावर जितने एलिमेंट्स थे, ऐसे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो आप याद करो ए क्रॉस बी में एलिमेंट का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, हाँ या ना। तो एन ऑफ ए मतलब ए के अंदर पी एलिमेंट आ गए और इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, क्यू। तो इसका मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने आ गए अपने पास, ये आ गए अपने पास पी कॉमा पी
बराबर क्यू, ये आ गया अपने पास, पी क्यू आ गई तरह से। तो इतने एलिमेंट आ गए इसके क्रॉस बी में। तो अब आप सोचो कि इतने एलिमेंट है तो इसके सबसेट की संख्या कितनी होगी। तो आप बताओ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी जाएगी। नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे अपने पास 2 की पावर में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं किसके अंदर, सेट के अंदर। तो कितने आ रहे हैं इसके अंदर, पी की। अब इस पी क्यू को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर में एन ऑफ ए क्रॉस में एन ऑफ बी। ये तो फॉर्मूला लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा देखो। तो एन ऑफ ए बराबर बी है, एन ऑफ पी है, तो रिलेशन पॉसिबल कितने होंगे 2 की पावर में पी क्यू। इस तरीके से निकाल सकते हो। जितने भी सबसेट बनेंगे क्रॉस बी के तो वो आपके हमेशा क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो रिलेशन में कितने पॉसिबल होंगे, 2 की पावर में पी इंटू क्यू। पी आपका पहला सेट और दूसरा दूसरा सेट। ठीक है, चलो आगे बात करें। अब आते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होंगे। तो डोमेन एंड रेंज की बात करेंगे। तो डोमेन एंड रेंज क्या होता है, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है और आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। अब देखो डिफाइन का मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो, जैसे मान लो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए सिंपल सा, उससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो मान लो कि एक सेट है मेरे पास, इधर ए है, इधर क्या है आपका बी। तो ए सेट में मैंने एलिमेंट ले लिया ऐसे 1 2 3 और यहाँ पर एक्स कोमा वाई। अब आपको मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई रिलेशन बना दिया। अब मैंने डिफाइन नहीं करा कुछ भी, मैंने ऐसे तीर चला दिया कि इधर से तीर चलाया मैंने ऐसे, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भाई मेरे को ए और बी में मैंने एक डिफाइन करा रिलेशन आर। अब इसको लिखते हैं ऐसे कि आर डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, ऐसे इस तरह का एरो बनाए थे हैं, ए से बी में डिफाइन, यानी कि ये कह रहा है रिलेशन है, इसमें ए से कहा जा रहा है बी, यानी ए के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं, एलिमेंट सारे नहीं, इसके एलिमेंट बी से कनेक्ट हैं। किस रूल से, आर से, और वो आर डिफाइन कर रहा होता है। अब आर इसमें तो क्या ही बताऊं, मैंने आपको बोला ना हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे कि कैसे पेयर्ड है, पर मैंने आपको दिखा दिया विजुअली कि हाँ ये इस तरीके से लिंक है, सारे लिंक हो जाते तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो पहला आपका एक रिलेशन आएगा, वो रिलेशन अपना जो आर आएगा उसमें एलिमेंट कितने आएंगे अपने पास, तो 1 एक्स आ रहा है, 1 वाई आ रहा है और 2 क्या आ रहा है, वाई। यही आ रहा है ना आपके पास। तो ये जो चीज आ गई है इसके अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पहला अपना जो ए सेट है उसके जो भी पेयर्ड हो रहे हैं, है ना, कौन कौन से पेयर्ड हो रहे हैं, तीर कौन कौन चला रहे हैं, तीर चला रहा है 1 और 2। तो जो भी तीर चला रहा है ना उसको आप ऐसे क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, डोमेन। किसका, आर का, रिलेशन का। तो इसमें डोमेन का मतलब है कि जो पहले वाला सेट के एलिमेंट जो पेयर्ड हो रहे हैं, यानी पहले वाले सेट मतलब ए सेट जैसे तीर चलाए जा रहे हैं, तो उनका आप एक सेट बना दो। क्या बना दो आप उनका एक सेट, तो सेट ऐसे बनेगा। तो यानी कि 1 2 इसका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब वही इनपुट जैसा होता है ना, कि 1 और 2 इनपुट में गए तो उनका जो रिश्ता है आर में जाने, यानी यहाँ से गया तो तीर किसको लगा, एक्स और वाई को। तो यानी कि जो एक्स और वाई को तीर लगा वो कहीं ना कहीं इन ये इससे पेयर्ड हो रहे, तो जो भी यहाँ पर से इधर के एलिमेंट उसको तीर मारेंगे, उधर वाले एलिमेंट जिनको तीर लग रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज। क्या बोल देते हैं, रेंज। तो रेंज में कितने एलिमेंट आ गए, एक्स कोमा वाई। ठीक, आगे हो समझ में। तो कुल मिला के डोमेन जो तीर चला रहे हैं और जिनको तीर लग रहा है, जो तीर खा रहे हैं ना छाती पे एकदम, वो आपके रेंज में काउंट करे जाते हैं। तो यही लिखा पड़ा है, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर, सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर इन आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। और आपका जो पूरा की पूरा सेट होता है बी, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोडोमेन। क्योंकि जरूरी नहीं है, इधर मान लो कोई और एक एलिमेंट होता है जेड, तो जेड को तीर नहीं लगता। तो इसका मतलब सारे जो एलिमेंट्स है ना सेकंड सेट के, उसको हम क्या बोल देते हैं, कोडोमेन। क्या बोल देते हैं, कोडोमेन। ठीक है, अब आप एक नोट याद रखना, एक नोट आप याद रख लेना कि यहाँ से हमारे पास, नोट आप याद रख लेना कि जो आपका रेंज होता है ना, रेंज, अब आप खुद सोचो रेंज मैक्स टू मैक्स कहाँ जा सकता है, जितना भी कोडोमेन है उस तक तो जा सकता है। ऐसे थोड़ी कि कोडोमेन में एलिमेंट्स आपके 3 है और आप 4 को तीर मार दो, भाई जितने इंसान यहाँ बैठे होंगे उनको तो तीर मार सकते हो मैक्सिमम। तो आपका रेंज है ना हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी उसके बराबर हो सकता है पर उससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो एक्स कोमा वाई कोई एक रिलेशन है, इस प्रकार से एक्स कोमा वाई आपका डब्ल्यू यानी होल नंबर में से और इस तरह रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेशन है ना, देखो मतलब कि एक्स और वाई, अगर मैं सिर्फ इतना लिखता तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाता। लेकिन इसमें ये रूल बता दिया कि इस रूल से आप दोनों को कनेक्ट करोगे, एक्स और वाई को, सब कनेक्ट नहीं होंगे इसमें। तो डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन रेंज के लिए पहले आपको कहीं ना कहीं सेट बनाना पड़ेगा। तो आपके पास दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 25 दे रखा है। अब यहाँ से आपको सोचना है कि एक्स और वाई की वैल्यू होल नंबर है। अब होल नंबर तो आपको जानते हो ना क्या होता है,
तो आप देखो यहाँ से एक चार्ट बना लो, टेबल बना लो सिंपल सी, थोड़ा सा आपको याद रह जाएगा। थोड़ा सा काम कर लेंगे इधर। तो एक्स और वाई, अब आप एक्स और वाई में से किसी भी एक की वैल्यू थ्रो कर लो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि होल नंबर है ना ये, तो ये अपने आप पे होल नंबर डालना है आपको ना। तो एक्स की वैल्यू मान लो कम से कम क्या होगी, 0 होगी, है ना। अब सोचो 0 डालूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर बराबर 25। तो आप यहाँ से जैसे 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, रूट लेने के बाद प्लस माइनस का 5, और प्लस माइनस का 5 में आप खुद सोचो कि होल नंबर है, इसका मतलब इसमें से ओनली कौन सी वैल्यू ले लूंगा मैं लूंगा ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यानी नेगेटिव हटा दो। तो इसका मतलब 0 डालने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 5। ठीक है। अब आप एक्स वैल्यू डाल लो 1, है ना। 1 डालूंगा, आप किसी को डाल सकते हो, वाई को भी डाल सकते हो ना। अब एक्स वैल्यू 1 डाल लो, तो 1 डालने के बाद आप बताओ 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 25, तो फायदा है क्या डालने का, बताओ। देखो ये उधर जाके 24 बनेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर 25। आपको पता है ना कि आप होल नंबर यूज कर सकते हो, तो वाई अपने आप में, एक मिनट, 25 नहीं 24, तो आप खुद बताओ कि वाई होल नंबर जिसका स्क्वायर 24 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब स्क्वायर रूट लोगे ना, रूट 24 एक परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यानी कि यहाँ पे वाई एक परफेक्ट नंबर नहीं हो जिसका स्क्वायर करने में 24 हो। इसका मतलब यहाँ पर से 1 डालने का कोई फायदा नहीं है, 1 इसके डोमेन में नहीं आएगा, हटाओ। तो अब हम क्या डालेंगे, अब हम डाल सकते हैं यहाँ पर से कौन सा, 2। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर लो ओरली, जैसे ही मैं 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर ये बनेगा कितना, 4, 25 - 4 बनेगा क्या काम, नहीं बनेगा ना। आप मुझे बताओ यहाँ पे 25 - 4 बनेगा, 25 - 4 हो जाएगा 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद मान लेते हैं हम कौन सा रखेंगे, अब यहाँ पर से हम रख लेते हैं 2 तो हट गया, आप 3 रख लो, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 25 - 9 हो जाएगा 16, यानी वो आपको पता है कि वो 16 जो है ना वो कहीं ना कहीं परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मैं 3 डाल लेता हूँ। अब 3 के साथ मैं ना 7 के साथ मैं -3 में डाल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, तो -3 डाल दो और प्लस का 3 डाल दो। अब आप यहाँ पर दोनों एक साथ डाल दो तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएंगे। तो जब मैंने -3 का स्क्वायर डाला, तो प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, 25, तो यहाँ से कितना जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 25 - 9, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, प्लस माइनस में कितना कितना जाएगा, 16। लेकिन अब मैंने याद करा यार ये तो होल नंबर चल रहा है, तो होल नंबर में नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब इसको हटाओ, इंटीजर होता तो मैं फिर भी दे लेता, तो ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो +3 आएगा। आप इसमें फिर से नेगेटिव नहीं ले सकते कि होल नंबर है, तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना ना कि अपने पास क्या अवेलेबल है वैल्यूज, तो 3, तो कितना जाएगा आपका, रूट लेते ही कितना जाएगा, अंडर रूट लेते ही यहाँ पर से आएगा 16 का रूट हो जाएगा कितना, 4। ये आ गया आपका 4, आ गया। अब ऐसे यहाँ पर से अब देखो, आपको पता है अब आगे जाओगे तो ये आएगा अपने पास 4। जैसे मैं 4 डालूंगा तो आपको पता है 4 डालने के बाद 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर टू 25, तो ये अल्टीमेटली सोल्व होने के बाद आएगा कितना, वाई स्क्वायर बराबर में 9, कितना जाएगा 9, तो वाई की वैल्यू कितनी जाएगी, 3, पॉजिटिव लेनी है आपको, ये आ गया 3। अब उसके बाद आप जाओगे तो 5 जाओगे ना, 5 का स्क्वायर 25 डालो, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 25, तो आपको पता है ये बन जाएगा आपका 0। तो वाई स्क्वायर बराबर 0, तो वाई की वैल्यू क्या डालूँ बताओ, ऑब्वियस सी बात है 0। तो वाई 0 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अल्टीमेटली यही आएगा, क्योंकि अब आगे जाओगे ना तो 6 का स्क्वायर 36 बनेगा, तो 36 उधर जाके 25 में से माइनस हो जाएगा, 25 - 36 हो जाएगा, तो नेगेटिव तो वाई स्क्वायर हो नहीं सकता कभी, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही आंसर आएगा। तो अगर आपसे पूछो कि इसमें डोमेन क्या होगा, तो पहला जो है एक्स है, तो डोमेन क्या आएगा इसका, इसका डोमेन आएगा आर का। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 3 4 5, 0 3 4 5 यही आ रही है। उसके बाद रेंज क्या आएगा आर का, ये आएगा 0 3 4 5, तो दोनों सेम ही आ रहे हैं ना, रेंज भी यही आ रहा है और डोमेन में भी आ रहा है, तो ठीक है भाई। चलो आगे बात करें। अब अगला क्वेश्चन है, R1 को रिलेशन है एक्स वाई में, सच दैट वाई बराबर 2x + 7 से रिलेट कर रहे हैं, और एक्स आपका कोई आर में है और ये आपके पास यहाँ से वैल्यू है, तो रिलेशन में, तो फाइंड करो डोमेन और रेंज क्या होगी। तो डोमेन और रेंज क्या होगी वो है, तो डोमेन तो आपको पता ही एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यानी मैं अगर आपसे पूछूं नंबर लाइन याद कर लो, हमारे पास एक्स की वैल्यू दे रखी है कितनी, ये रही, ये मान लेते हैं -5 से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ, 5 तक। तो ये जो रीजन है ना आपका, यहाँ से तक का जो रीजन है, ये आपका क्या बता रहा है कि ये एक्स की वैल्यू है, -5 से 5, यानी मैं बोलूँ एक्स बिलोंग्स टू क्रॉस ब्रैकेट -5 से 5, ये चल रहा है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है फाइंड करो डोमेन और रेंज ऑफ R1, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या डालो जिससे कि आपका यहाँ पर से रहे, और एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब रियल नंबर है। ठीक है, चलो, तो मुझे ये बताओ कि y बराबर 2x + 7 है ना, इसको आप एक काम करो, इनइक्वालिटी से सोल्व करते हैं, देखो चालाकी से। तो अपने पास x की वैल्यू -5 से 5 तक चल रही है ना,
तो कहीं ना कहीं ये आपने आप में डोमिनेट तो हो गया कि एक्स वैल्यू आपको इतनी है, उसके हिसाब से वाई की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू आप इसमें डालोगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो अब क्योंकि ये रियल नंबर, तो आप एक एक वैल्यू उठा के थोड़ी डालोगे कि भाई इंटीजर है कि 1 डालो 2 डालो इसके अंदर फिर आंसर निकालो। आप इसको एक काम करो, इसको एक्स को ऐसा बनाओ, तो इनिक्विटी याद करो, इनिक्विटी के अंदर थोड़ा छिड़का नहीं कर सकते, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 और यहाँ पे आएगा 2x <10। ये मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा किससे, 10 से। इनिक्विटी वैसे तो आगे आएगी हमारे पास, पर बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल है, इनिक्विटी आगे आएगी। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने पास यहाँ पर क्या चाहिए, +7 बनाना है, तो पूरी इनिक्विटी में ऐड कर दो 7। तो -10 +7 और यहाँ से 2x + 7 <10 +7। तो मैंने क्या करा, ऐड करा है 7 बोथ साइड या सारी साइड बोल सकते हो। -10 +7 कितना जाएगा, तो 3 <2x + 7 और ये आपका आ जाएगा कितना, 17। 1 मिनट में माइनस का 3 आएगा। ठीक है, ओके चलो। अब यहाँ से ये आपका बन गया y। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, तो y बिलोंग्स कर रहा है आपका -3 से लेकर क्लोज ब्रैकेट 17 तक। ठीक है, तो यानी कि अपने पास जो डोमेन आया ना, डोमेन तो ये आ रहा है, दिस इज द डोमेन। डोमेन तो आपका सही आ रहा है, वैसे दे रखा है उसके अंदर कि आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -5 से 5 क्लोज ब्रैकेट, और रेंज हमारी जो आ रही है ना वो कितनी आ रही है y की वैल्यू, क्योंकि रियल नंबर तो -3 से लेकर 7 तक, ये इसका आंसर होगा 17 तक। नोट सा 17, ये है 17। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या, देखो सिंपल सी चीज थी ना, थोड़ा सा बस इसमें इनिक्विटी डाल दी इसके अंदर। आगे बात करते हैं। अब रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है, तो रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब है खुद से खुद का ना, इसको मैं बोलता हूँ खुद से खुद का। यानी कि अभी तो मैं बोल रहा हूँ ए से बी रिलेट करा रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ए से रिलेट कराओ, खुद से खुद का रिलेशन कराओ। ठीक है, क्योंकि आगे जाके अब 12th क्लास के अंदर जो रिलेशन अधूरा है, 12th क्लास के अंदर पूरा आएगा आगे, तो उसमें हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे, तो उसमें ये होता है रिलेशन उनसे। बाकी हम लोग समझ लेते हैं, कुछ नहीं है। तो लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू खुद से इज अ सबसेट ऑफ एक रो से। तो एक रो से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो एक रो से सबसेट हो जाएगा इस बार। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, रिलेशन ऑन अ सेट या रिलेशन इन अ सेट। सिंपल सीधे, इसमें कुछ समझने जैसी बात नहीं है। यानी एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो मान लो कि मैंने एक सेट ले लिया x, 1 या y। तो अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भाई यहाँ से एक सेट ए है, इधर भी क्या है आपका ए। तो आप यहाँ से कहीं ना कहीं इसके एलिमेंट्स को इससे रिलेट करा रहे हो, वही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक रो से तो सारे आ जाएंगे, और आप कहीं ना कहीं इसमें रेट कराओगे किसी ना किसी एलिमेंट को कि फलाना ढिकाना ये है वो है, कि एक्स इज अ फादर ऑफ एक्स, है ना, ऐसे आता है। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ एक्स, है ना, ऐसे एक्स वर्क एट सेम प्लेस, या एक्स इज फादर ऑफ एक्स, कुछ भी रिलेशन आ सकता है। तो आप कहीं ना कहीं उसके हिसाब से रेट कराओगे खुद से खुद को। अब मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ, मान लो मैं मेरे साथ रिलेशन कराऊंगा, तो मैं खुद का फादर थोड़ी हो सकता हूँ। समझ में आ गए, तो ऐसे 12th क्लास में आते हैं, अपने में नहीं आएंगे फिलहाल, है ना। चलो आगे बात करें, 12th पढ़ेंगे। तो अब अपना ए है 3, 5, 6, 9, और आर रिलेशन है ए के अंदर डिफाइंड एज, ये रहा। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है रिलेशन इन ए, मतलब खुद से खुद का। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर एक्स वाई का मतलब एक तरह से एक्स से कर दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो भी आएगी ना वही वाई की वैल्यू होने वाली है। तो यानी कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है कि एक्स प्लस वाई का मतलब x + x <18, यानी 2x <18। तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, 9 से छोटी। तो पूछ रहा है आर लिखो रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आगे मेरी बात समझ में क्या कर रहा है, देखो एक्स किलो 9 से छोटी आएगी, तो आप सोचो कि रिलेशन इन ए लग रहा है, उसमें मतलब इसी के एलिमेंट इसी से रेट करेंगे, इस प्रकार से कि एक्स प्लस वाई मतलब वो दोनों एलिमेंट का सम <18 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है एक्स वैल्यू 9 से छोटी आने वाली है। चलो तो रिलेट करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने वैसे ऑब्जर्व कर लिया। अब आप आ जाओ, तो बताओ 3 को 3 से करेंगे, तो 3 + 3 देख लो यहाँ से ना, ये बना देते हैं। ये आपका ए, ये आपका इधर ए, यहाँ पे आएगा 3, 5, 6, 9, 3, 5, 6, 9। तो खुद से खुद का है, और रिलेशन क्या कर रहा है कि यहाँ से आपका x + y <18 हो। ठीक है, x + y क्या हो, 18 हो। तो आप कराओ ऐसे, तो 3 आया, तो 3 प्लस इधर से 3 <18 है क्या, 3 + 3, हाँ बिल्कुल, तो 3, 3 आएगा अपने पास। उसके बाद यहाँ पर 3 + 5 कितना होगा, 8 <18, तो 3, 5 आएगा। उसके बाद यहाँ पर से ये तो हो गया 3, 6, 6 6 3 9 <8, हाँ बिल्कुल। तो 3, 6 भी आएगा, फिर 3, 9 भी आएगा। उसके बाद आगे देखें इसमें 5 + 3 बिल्कुल <18 है, तो 5, 3 आ गया। फिर 5, 5 सही है।
उसके बाद 5,6 भी आएगा, फिर 5,9 भी आएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला। तो यानी कि अगला क्या आएगा अपने पास, 6,3 आएगा, क्योंकि 3.5 लेस देन 18 है। उसके बाद 6,5 भी आएगा, 6,6 भी आएगा, 6,9 भी आएगा, सारे आएंगे इसके अंदर ना। अब 9 की रेंज स्टार्ट है, तो 9,3 है ना, 9,5 और 9,6, लेकिन 9,9 नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि 9,9, 9 + 9 18 के बराबर हो गया, छोटा चाहिए, तो आपको फाइनली सबको ही लिंक कराना था इसको, लेकिन लास्ट वाला नहीं लिंक होगा, तो ये इसका आंसर आएगा, ये रिलेशन है। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं एक्स की वैल्यू दोनों में 9 से छोटी रखी गई है, एक में आया अपना 9 के बराबर, तो मैंने ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास इसका आंसर ये आएगा कि इन दोनों एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए, 18 से छोटा, खुद से खुद का, मतलब उसी सेट को एक एलिमेंट से रेट करा गया इस रूल के हिसाब से। क्लियर है भाई, वही चीज है, कुछ नहीं है। चलो अगला है अपने पास, लेट एन ऑफ ए बराबर एम है, एन ऑफ बी बराबर एन है, तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन, नॉन एम्प्टी, अब देखो रिलेशन कितने थे, तो आप ये बताओ कि अगर एन ऑफ ए में एम है तो एन ऑफ बी में एन है, तो अपने पास रिलेशन होते हैं ए क्रॉस बी का सबसेट, तो यानी कि ए क्रॉस बी का सबसेट मतलब एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा, तो एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी था हमारा ना, तो इसमें एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट, एम क्रॉस में कितना एन, तो एम एन एलिमेंट आ जाएंगे। अब एम एन एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में, तो सबसेट जितने होंगे उतने रिलेशन बनेंगे, यानी रिलेशन कितने होंगे, जितने भी सबसेट बनेंगे, तो रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर में एम एन। लेकिन वो कह रहा है कि नॉन एम्प्टी हो, अब इसमें आपको पता है ना कि हर सबसेट का एक सेट का सबसेट तो होता है, वो है आपका कौन सा, वो आपका एम्प्टी सेट, नल सेट, तो यानी कि वो नल सेट को आप हटा दो, तो इतने जो भी सेट आएंगे ना, वो सारे सारे क्या होने वाले हैं, नॉन एम्प्टी होंगे, क्या होंगे, नॉन एम्प्टी। तो क्या यही आंसर है क्या, बिल्कुल ये रहा इसका आंसर, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, इतना ही था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, आगे कुछ है क्या। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन की कहानी को आगे लेके जाएंगे, हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन पढ़ेंगे सारी की सारी, आगे की जो भी कहानी है ना, फंक्शन ही फंक्शन चलेगा अपनी ज़िंदगी में। फंक्शन के बारे में समझेंगे, फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन की 3 डेफिनेशन होती है, ग्राफ समझेंगे, उसमें डोमेन रेंज समझेंगे, सब चीज़ समझेंगे ढंग से। तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।